नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। नवंबर मंथ के ट्रांसिट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि नवंबर मंथ हर जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए किस प्रकार रहेगा। पिछला महीना त्योहारों का था। आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, शुभ रही होगी। ग्रहण का सबको ही कुछ ना कुछ इफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिला होगा और वो ग्रहण का इफेक्ट रहेगा भी कुछ समय तक, क्योंकि अब एक और ग्रहण आने वाला है इस महीने। तो उस उन दोनों ही ग्रहों का हमारे ऊपर एक मानसिक तौर पर, और अगर मानसिक तौर पर नहीं है तो फिर शारीरिक तौर पर भी असर रहेगा ही रहेगा। ग्रहण का असर तब होता है जब व्यक्ति की वो राशि होती है या उस राशि में बहुत सारे ग्रह होते हैं पत्रिका में। अब तुला राशि और मेष राशि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका अर्थ है कि जिन भी लोगों की मेष, तुला ये राशि जन्म राशि है, लग्न राशि है, सूर्य राशि है, तो डेफिनेटली उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी ही होगी। कुछ ना कुछ उनको इवेंट्स मिले ही होंगे ही। प्लस अगर आप देखेंगे कि जिनकी मंगल की दशा, शुक्र की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, चंद्र सूर्य की दशा, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, इन सब की बात कर रही हूं मैं। खास करके इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं मंगल और शुक्र और राहु केतु, इनकी दशाओं का अगर आपका ये चल रहा है, समय चल रहा है, तो भी आपको इसका बहुत इफेक्ट मिलेगा। तीसरी लेवल होती है कि जब आप इनके नक्षत्रों की बात करते हैं, मतलब अगर हम मंगल और शुक्र के नक्षत्रों की बात करें तो मंगल के नक्षत्र मतलब मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा। उसी प्रकार से शुक्र के नक्षत्रों की अगर बात करें तो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा। तो इन 6 नक्षत्रों में भी अगर आपके ग्रह हैं या आपके जो आत्मकारक, अमात्य कारक, दर कारक, तो ये भी ग्रह अगर आपके इन नक्षत्रों में हैं तो भी आपके लिए काफी इम्पैक्टफुल रहा होगा और चल रहा होगा एक्चुअली, क्योंकि आने वाले ग्रहण का भी ये जो टाइम पीरियड है इसका भी इस तरह से इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि नवंबर मंथ, नवंबर महीना जो है उसमें ग्रह गोचर क्या है। सबसे पहले वो जान लेते हैं कि देखिए, शनि, गुरु, राहु, केतु ये जो ग्रह हैं ये जनरली बहुत टाइम लेते हैं किसी भी ग्रह को मतलब किसी भी राशि में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो लगभग 13 महीने लेते हैं, शनि जो है वो लगभग 2.5 साल चलते हैं, उसमें वक्री भी होते हैं हर साल, और राहु केतु 18 महीने लेते हैं। देखिए बाकी सभी ग्रह जो है वो 1 महीना, 1.5 महीना, इससे ज्यादा का समय नहीं लेते हैं। इसलिए वो जो छोटे ग्रह होते हैं या जिनकी मोशन स्पीड कम होती है, उनकी इम्पैक्ट जो है ना वो हमें रेगुलर लाइफ में ज्यादा मिलते हैं। कोई भी चीज जब परमानेंसी के लिए हम देखते हैं या कोई भी चीज का एक लॉन्ग इम्पैक्ट देखते हैं तो इन ग्रहों के गोचर को देखना चाहिए। और जब आप डे टू डे या वीकली आप कोई चेंज देख रहे हैं, ये बदलाव देख रहे हैं, तो ये आपको ग्रह ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई देंगे। अब बशर्ते हैं कि वो सभी ग्रह आपके पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं या किस भाव के स्वामी हैं। अब अब हम बात करेंगे कि नवंबर में जो ग्रह गोचर है तो कौन कौन राशि परिवर्तन कर रहा है। देखिए, तो सबसे पहले जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो है शुक्र। शुक्र अभी फिलहाल कहाँ चल रहे हैं? तुला राशि में चल रहे हैं, स्वराशि के चल रहे हैं। साथ ही में आप देख रहे हैं कि अभी सूर्य भी चल रहे हैं, मतलब सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। सूर्य तुला में नीच के होते हैं, परंतु उनका नीचत्व कम हुआ है क्योंकि उस राशि का ही स्वामी वहां पे बैठा हुआ है। इसलिए तो ये कब तक राशि परिवर्तन करने वाले हैं शुक्र? 11 नवंबर को। 11 नवंबर तक ये तुला राशि में है। 11 नवंबर के बाद ये वृश्चिक राशि का फल आपको देंगे। अब इसके बाद नंबर आता है बुध और मंगल का। बुध आप देखेंगे कि अभी फिलहाल चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, और बुध आप देखेंगे कि बुध जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में। तुला राशि में काफी भीड़ जमा है अभी फिलहाल, और तुला राशि में बुध निकलकर कब जाएंगे स्कॉर्पियो में? वो है 13 नवंबर को। बुध के बाद में आता है
मंगल मंगल जो है ये अभी फिलहाल चल रहे हैं मेष राशि में, अपनी स्वराशि में चल रहे हैं। अब देखिए मंगल जो है, मंगल अभी फिलहाल वक्र स्थिति में है और मिथुन राशि में थे, राइट, मिथुन राशि में चल रहे थे। अब वो मिथुन राशि में वक्र स्थिति से निकलकर पीछे मुड़ रहे हैं और वो वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो वृषभ राशि में कब आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 13 नवंबर को। आप देखेंगे कि मंगल की जो स्थिति है ना, वो अगले मई तक लगभग यही ऑसिलेशन होने वाला है। वृषभ से मिथुन, मिथुन से वृषभ, ये एक कड़ी चलने वाली है। ये बहुत इम्पैक्टफुल है कुछ कुछ लग्नों के लिए, क्योंकि जो लोग खास करके अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो ये ऊर्जा उनको काफी कुछ अच्छा हेल्प करेगी अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए। खास करके कर्क लग्न की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कर्क लग्न हो या फिर आप देखेंगे कि जिनके भी तीसरे भाव को ये मंगल देख रहे हैं, उनके लिए भी तो यहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ रहा है और पराक्रम आपका निश्चित हो रहा है, एग्जीक्यूशन में आ रहा है, इसलिए इसलिए भी आपको इम्पैक्टफुल है। अब इनके बाद में नंबर आता है सूर्य का। सूर्य जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में, जहां पे वो नीचत्व को प्राप्त हो चुके हैं। नीचत्व को प्राप्त होने के कारण कहीं ना कहीं आप सभी की तबीयत में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, आपकी इम्यूनिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए होंगे। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो आईना दिखा देते हैं। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो जो भी रिलेशनशिप में जो लूप होल्स है ना, वो ओपन कर देते हैं। मतलब कोई आप अपनी रिलेशनशिप में अगर आपको रिलेशनशिप फेक कर रहे हैं, या फिर आपका जो तरीका है या कंडक्ट है आपका जो, या बिहेवियर है, वो आपने एक रोल प्ले जैसा रखा हुआ है, तो ये वो समय है कि आपका भांडा फूटेगा। ये शब्द शायद गलत होगा, माफ करेगा उसके लिए, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि रियलिटी चेक होगा यहाँ पर। लूप होल्स बाहर आएंगे, लूप होल्स बाहर आने के कारण एग्जैक्टली समझ में आएगा, पिन पॉइंटिंग होगी कि दिक्कत है कहाँ, और उसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना है वो अलग बात है। मंगल है अभी फिलहाल मिथुन राशि में, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि तीसरे भाव में आती है, देखिए, तो वो आपका पराक्रम का और एफर्ट्स का भाव है, पहला काम त्रिकोण है। तो आप सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ के एस्पेक्ट में आप कुछ ना कुछ जोर लगा ही रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि शनि जो है वो अभी मार्गी हुए ही हैं पिछले महीने, मतलब अक्टूबर में, और अब गुरु जो है वो मार्गी होने वाले हैं 24 नवंबर को। तो मतलब नवंबर में जो ग्रह गोचर है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा गोचर जो होने वाला है वो है गुरु का मार्गस्थ होना। गुरु मार्गस्थ अपनी ही राशि में होने वाले हैं, मतलब मीन राशि में ही जो वक्री हुए थे, अब वहीं से वो पलटकर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट जो उनका राशि प्रवेश होगा वो होगा मेष राशि का, जो कि अगले साल है। तो इस प्रकार से नवंबर के ग्रह गोचर रहेंगे। अब हम देखेंगे कि हर पर्टिकुलर राशि के लिए ये किस प्रकार से फलीभूत होने वाले हैं। तो मेष से लेकर मीन तक के राशियों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो गोचर है हर लग्न के लिए भी किस प्रकार से प्रभावित रहेगा। आप सभी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, भगवान जाने क्यों कंफ्यूज होते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कि लग्न राशि जो है वो आपके शारीरिक इम्पैक्ट को बताती है, या जो भी ग्रह है, ग्रह का गोचर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर किस तरह से रहेगा। चंद्र राशि जो है, जहां पे चंद्र स्थित होता है, वो आपके मानसिक स्तर को दर्शाती है कि आपके ऊपर मानसिक तौर पर किस प्रकार से ग्रहों का एक इन्फ्लुएंस रहेगा। कंफ्यूज मत होइए और लिख के रखिए कहीं, अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो। और जो भी आपकी जन्म राशि है, जो भी आपकी लग्न राशि है, इवन सूर्य राशि है, उन तीनों राशियों को देखिए जो मैं अब गोचर बताने जा रही हूं, और उन दोनों का मिला जुला रूप, इन टोटालिटी वो कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं, उसके बाद उसका एक निष्कर्ष निकालकर लिख के रखिए कि हाँ, ये महीना शायद मुझे ये अनुभव दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन का वीडियो है। देखिए, जो लोग कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये एक प्रयत्न है कि उनको एक 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 मोटे मोटे तौर पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस महीने, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, वो उनको मिल सकती हैं। बाकी जब आप अपनी अपनी पत्रिका का विवेचन करवाते हैं तो वो आपका कस्टमाइज, आपका पर्सनल विवेचन है, जहां पर आप अपने पत्रिका के अनुसार, क्योंकि हर पत्रिका यूनिक होती है और उसका एक एक ढलन होती है। देखिए, एक स्केलेटन होता है। आपकी पत्रिका में कौन से, आपकी अभी ग्रह दशा क्या चल रही है, आपका अष्टक पर क्या कहता है, या आपके ग्रह गोचर आपके जन्मस्थ गोचर पे किस प्रकार से परिणाम करते हैं या कनेक्शन बनाते हैं, ये एक वैयक्तिक बात है। देखिए, एक वैयक्तिक बात है, मतलब तो ये वैयक्तिक रूप से जब आप देखते हैं, विवेचन करवाते हैं, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि आप सभी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि आपको प्रिडिक्शंस काफी फलीभूत होते हुए दिखे हैं। तो मैं वापस से अनुरोध करूंगी कि नवंबर महीने में भी जो आपको अनुभव आते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर साझा कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की या फिर सिंह लग्न की। इनफैक्ट आपका अगर सूर्य भी सिंह राशि में स्थित है आपकी जन्म पत्रिका में, तो भी आपका ये वीडियो आपके लिए है। तीनों ही राशियां, जन्म राशि, लग्न राशि और सूर्य राशि, अगर आपकी सिंह है तो जरूर देखिए। अब चार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नवंबर महीने में जो ग्रह गोचर होने वाले हैं, वो आपके लिए क्या क्या परिणाम या पॉसिबिलिटीज लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि लग्नेश सूर्य है यहाँ पर, और सूर्य जो है वो आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं नीच होकर। और ये कब तक रहने वाली है स्थिति? 17 नवंबर तक रहने वाली है, क्योंकि 17 नवंबर के बाद में सूर्य जो है 16 नवंबर के बाद में सूर्य जो है वो गोचर करके वृश्चिक राशि में जाएंगे। अब ये स्थिति जो है, आप देखेंगे कि यहाँ पे पराक्रम में जब आपका सूर्य नीच का होता है, तो वो आपको आपको लूपहोल्स दर्शाता है। लग्नेश जब यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, लग्नेश जब यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, तो वो दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं आपके पराक्रम में, आपके इनिशिएशन में, आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स हैं। आप क्या फेक कर रहे हैं, आप अपना आप अपनी अपनी एक फेकनेस को देखते हैं, जो आपको लगता है कि ये सही है, परंतु वो सही नहीं होता है नॉर्मल दृष्टि से। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने प्रिंसिपल्स को लेकर अड़े रहना, आपका जब तक इंटरेस्ट बना है तब तक आप उस व्यक्ति के साथ बात करते हैं। जब आपका इंटरेस्ट नहीं है, सामने वाले ने आपके मन की बात नहीं करी, आपने छोड़ दिया उससे बात करना, आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक लूप होल्स है ना, ये जो एक मिरर है जो आपको दर्शाता है, दिखाता है, जो आप बहुत बार देखना नहीं पसंद करते हैं, वो आपको ये नीच का सूर्य दिखाता है कि आपके एफर्ट्स कहाँ पे गलत हो रहे हैं। और ये स्थिति आपको जीवन में साल में आपको एक बार ही मिलती है, जब सूर्य आपके लग्न, मतलब लग्नेश जो है वो आपका जब नीच का होता है। सूर्य ईगो का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, सेल्फ एस्टीम का कारक है। देखिए, लग्नेश का इस स्थिति में जाना कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ एस्टीम क्यों हैम्पर हो रही है, आपका ईगो क्यों हैम्पर हो रहा है, ये रीजन फाइंड आउट करने की आपको एक संधि देता है। बशर्ते आप अपनी ईगो के बबल से अगर बाहर निकलते हैं, इन्फ्लेटेड ईगो से बाहर निकलकर अगर आप कोशिश करते हैं, तो ही आपको ये दिख पाएगा, अन्यथा नहीं दिख पाएगा। जबकि आप देखेंगे कि सिंह लग्न के जो जातक होते हैं ना, उनको अगर आसपास के लोग उनकी तारीफ करते हैं, तो वो दे लाइक दैट काइंड ऑफ कंपनी, दे लाइक दैट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो हु प्रेजेस देम। अदरवाइज दे आर लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उनको बहुत आगे भी लेके जाती है, बट स्ट्रेट ट्रीज आर कट फास्ट, राइट। अब हम बात करते हैं लग्नेश, तो हमने बात कर ली, बट लग्नेश के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 ग्रह और बैठे हुए हैं, राइट। अब कुटुंबेश की बात करते हैं और लाभेश की बात करते हैं, जो कि बुध है, जो तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अब आपका कुटुंब, आपका धन, आपके लाभ आपके प्रयत्न से ही आएंगे। आप जब तक खुद के एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, और अभी फिलहाल उसके ऊपर ग्रहण दोष लगा हुआ है,
हाल उसके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। तो ऐसे कौन से कर्म करते हैं जिसके कारण ये दोनों ही भाव आपके खुल जाते हैं? तो आप पितृदोष का निवारण, या फिर पितरों की जो आपकी इच्छाएं थी, आपको जो भी सुनने में आती है, ये महीना ना आपके कान में पड़े होंगे कि हमारे घर पे हमारे दादाजी की ये इच्छा थी, हमारे दादी जी की इच्छा थी, या हमारे पापा जी की, या फिर काका जी की इच्छा थी। ऐसे बहुत सारे हमारे कानों में शब्द पड़ते हैं जब हम फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, गैदरिंग करते हैं। तो वो कानों में शब्द क्यों पड़ते हैं? कि आप अगर वो आपके कानों में पड़ रहे हैं, आपके पतिका में ऐसा योग बना हुआ है, यू शुड बी एबल टू कंप्लीट दैट पेंडिंग कर्मा। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तो तीसरे भाव में काफी एनर्जी लोडेड है, पराक्रम बहुत ज्यादा लोडेड है, आपके एफर्ट्स काफी ज्यादा केओस में चल रहे हैं। स्टॉप राइट नाउ, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, लेट दैट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट इन अदर हाउसेस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आइदर आपको बहुत ज्यादा बॉक्ड अप करता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर विच इज नॉट गेटिंग चैनलाइज। इट कुड बी योर सेक्शुअल एनर्जी, इट कुड बी योर क्रिएटिव एनर्जी, या फिर ये कुड बी योर इमोशनल piled up energy which is not getting addressed. Think about it, which is that, and addressed it. हम बात करते हैं अब पराक्रम का स्वामी शुक्र वहीं पे बैठा हुआ है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि आपका कर्म का स्वामी और पराक्रम का स्वामी शुक्र वहीं पे बैठने के कारण जब तक आप उस चीज को एड्रेस नहीं करते हैं तब तक आप कर्म नहीं करेंगे। कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, बट फल की अपेक्षा रख के मत करिए। डू इट बिकॉज यू आर सपोज टू डू इट। चतुर्थ स्थान की और भाग्य भाव की बात करते हैं। चतुर्थ स्थान सुख का स्थान है, और भाग्य आपको जो चीज आप अपने पराक्रम से करते हैं और उसके बाद भी कोई चीज कमी रह जाती है, वो आपका भाग्य है। तो ऐसा क्या कमी रह जाती है जिसके कारण सुख नहीं मिल पाता है? तो मंगल को देखिए, मंगल आपका लाभ भाव में बैठा हुआ है और वो आपको लाभ देने के लिए बैठा हुआ है, परंतु वो चतुर्थ भाव से कहाँ है? अष्टम में है, और भाग्य भाव से तीसरे में है। इसका अर्थ है कि माता अगर परेशान है, आपके घर की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसे एड्रेस कीजिए, उसे टाइम दीजिए। यू आर नॉट गिविंग टाइम टू इट, यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू इट। उनकी हेल्थ को इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर उनकी कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कोई भी ऐसी इन्फ्लेमेशन को लेकर उनके लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है, उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, पानी जमा हो गया है, ये सब अगर सिचुएशन हो रही है, तो यू नीड टू एड्रेस इट, यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस एंड यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। आप अपनी माता को, जब तक आप उनका ये टिक मार्क नहीं करते हैं, तब तक आपको भी लाभ नहीं मिलेगा, आपका भी भाग्य नहीं खुलेगा, आपका भी सुख नहीं आएगा। और नॉर्मली भी आप दुखी तब रहते हैं जब आपके आसपास के लोग दुखी होते हैं, आपके खुद के ब्लड रिलेटिव्स जब दुखी होते हैं, और या वो आपको दुखी कर देते हैं। सो यू हैव टू मैनेज दैट एनर्जी। अब हम बात करते हैं पंचम भाव के और अष्टम भाव के। अष्टमेश का अष्टम भाव में होना बहुत बढ़िया सिद्धि है। ये एक वो टाइम पीरियड रहा होगा ये साल भर की, आप अगर आपका अगर मान लीजिए अष्टमेश अष्टम भाव में ही है पत्रिका में, तो आप जन्मजात तांत्रिक हैं, जन्मजात आप वैदिक में स्कॉलर रहे होंगे किसी न किसी जन्म में। तो वो रिज्यूम कीजिए, वो एनर्जी, वो आपका जो अक्स है उसे रिज्यूम करने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे? साधनाओं से करिए। जब आप ये चीज अष्टम भाव को पूरी तरह से बलवान करते हैं, तो बाकी अष्टम भाव की जो ऑब्स्टैकल्स हैं, निज दोष हैं, पैतृक संपत्ति ले लीजिए, आपके खुद के कॉन्स्पिरेसीज ले लीजिए, कुछ जो चीज आप किसी को नहीं बताना पसंद करते हैं, उन सब एस्पेक्ट्स को ले लीजिए। वो सारी एड्रेसेस, वो सारी चीजें सही ढंग से एड्रेस होंगी और वो आपको तकलीफ नहीं देंगे। यू कैन बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, बट उसके लिए आपको अपने अष्टम भाव को मजबूत करना पड़ेगा। आपको अपनी साधनाएं बढ़ानी पड़ेंगी, और ये टाइम पीरियड है कि वो रिचुअल्स करिए, वो होम करिए, अग्निहोत्र करिए, मंत्रों के उच्चारण करिए। उन करते करते आपको ध्यान आएगा कि ये मुझे आता है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैंने पहले भी किया हुआ है, ये चीज आएगी आपको। और पंचम भाव आपका मतलब आपकी नए अपॉर्चुनिटीज, आपका पूर्व पुण्य खुलेगा। संतति की आप अपेक्षा कर पाएंगे अगर आप संतति को चाह रहे हैं अपने जीवन में। तो आपके प्रेम संबंध, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि ये डेवलप हो, सही तरीके से आप शादी कर पाए, ये चीजें होंगी।
षष्ठ भाव और सप्तम भाव का स्वामी शनि है। शनि अभी षष्ठ भाव में बैठा हुआ है। जब तक शनि आपके षष्ठ भाव में बैठा हुआ है तब तक आपसे डिमांड है कि आप अपने पेंडिंग कर्म को पूरा करिए। पेंडिंग कर्म क्या है? नौकरी। ये वो टाइम पीरियड है कि बहुत लोगों के बहुत सिंह लग्न के जातकों की नौकरियां लगी होंगी और उनके कारण बहुत समय से वो नौकरी में नहीं चल रहे होंगे या नौकरी नहीं कर रहे होंगे, और एक बहुत लंबे समय के बाद में उनकी लाइफ में रूटीन आएगा। ये शनि का जो गोचर है, क्योंकि शनि यहाँ पे 30 साल बाद आ रहे हैं, तो वो ये जो चक्र है, ये एक नए चैप्टर को ओपन कर चुका होगा आपके लाइफ में, और अब आप उस चीज को आगे करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। तो इट कुड बी मैरिज ऑल्सो, इट कुड बी सर्विस ऑल्सो, बोथ द थिंग्स। अष्टम भाव की हम बात कर चुके हैं, भाग्य भाव की बात कर चुके हैं, कर्म की बात कर चुके हैं, बुध की बात कर चुके हैं। इसका अर्थ है कि व्यय भाव का ही बात रह गई है। अब व्यय भाव की बात करते हैं, वो है आपका चंद्र। व्ययेश चंद्र है, और चंद्र जो है वो महीने भर में सारे 12 भावों को कंप्लीट करने के लिए लगभग 2.5 दिन लेते हैं। कला कला से बढ़ते हैं, कला कला से घटते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा जब आती है तो उस हिसाब से आपका मूड फ्लक्चुएशन चलता है। कहाँ चलता है मूड फ्लक्चुएशन? 12th हाउस में चलता है। 12th हाउस क्या है? आपकी नींद है, आपका शैया सुख है, आपके सेक्सुअल प्लेजर्स को लेने की जो आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो है, टैलेंट है, दैट गोज हे वायर, और वो बदलते रहता है। यू आर सो प्राइवेट अबाउट इट, यू आर सो रिजिड अबाउट इट समटाइम्स। तो आप कभी कभी अपने दुश्मन बन जाते हैं। सो अमावस्या और पूर्णिमा के हिसाब से वो चीजें, मूड की फ्लक्चुएशन होने के कारण यू आर नॉट एबल टू एंजॉय इट ऑल्सो। सी, दिस इज अ जनरल प्रिडिक्शन। ये आपकी पत्रिका में ये किस प्रकार से काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपके ग्रहमान स्थिति क्या है, उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि दिस इज व्हाट इट इज, एंड आई नीड टू वर्क ऑन दिस डायरेक्शन सो दैट आई कैन हैव दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन माई लाइफ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवंबर महीने में जो भी आपके इवेंट्स होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।